नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, एक दिन पहले पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जनाब फवाद चौधरी साहब ने पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला जनाब शेख रशीद साहब के साथ बैठ के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसकी अखबारात में तमाम तफसीलात भी आप देख चुके हैं, टेलीविज़न पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आप देख चुके हैं। ये वो प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें फवाद चौधरी साहब ने बड़े साइंटिफिक एविडेंस के ज़रिए, बड़ी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन के ज़रिए ये कहा कि न्यूजीलैंड की टीम को गुमराह करने के लिए जो डिवाइस इस्तेमाल हुई, पहले एहसान के हवाले से अगस्त में एक बयान छपा और ये कहा गया कि न्यूजीलैंड की टीम को ख़तरा है, और ये जो बयान जो है इसको भी इलेक्ट्रॉनिकली डिजिटली जो है मास्क किया गया, VPN इस्तेमाल किया गया, डिवाइस इस्तेमाल की गई, और ये बेसिकली हिंदुस्तान में से ये खबर जो है लगाई गई और ये नाम जो है जाली था। उसके बाद फिर हिंदुस्तान ही के एक अखबार जिसका नाम संडे गार्डियन है, वहाँ उसको एक एडिटर ने इसको फ्लैश किया और फिर कुछ ऐसी ईमेल्स भी जनरेट हुई न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम के ओपनिंग बैट्समैन के लिए, उनकी बीवी के लिए, जो VPN इस्तेमाल किया गया, और ये ईमेल जो हैं वो हिंदुस्तान से इस्तेमाल हुई। उन्होंने ये भी कहा कि इंटरपोल से, जो बैन अल-अक़वामी इंटरनेशनल पुलिसिंग है, उससे रब्ता करके इसकी मामले की तह तक पहुंचा जाएगा, इसकी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। अलबत्ता मिनिस्टर ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे कि इंग्लिश, अगर न्यूजीलैंड की टीम के साथ ऐसा ही हुआ और हिंदुस्तान ने उनका तवा लगाया, उनको बेवकूफ़ बनाया, ये एक डिसइंफॉर्मेशन थी, फियर हो गया, पैनिक हो गया, तो फिर इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने तो ये कहा भी नहीं कोई सिक्योरिटी का मामला है। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड जो है, इंग्लैंड का जो क्रिकेट बोर्ड है, उनका तो कहना यह है कि प्लेयर्स की वेलफेयर के लिए, उनकी थकावट को मद्देनज़र रखते हुए, उनकी टायर्डनेस को मद्देनज़र रखते हुए इस किस्म की उनकी एक्सप्लेनेशन जो है, जिसे खुद बरतानी हुकूमत भी बज़ाहिरन ये कहती है, बरतानी हाई कमीशन और ख़ुद वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ये कहते हैं कि वो इस फैसले से एग्री नहीं करते। ये जो बहस है ये बड़ी अहम है, बहुत अहम है, और ये बहुत ही कम लोग जो है उसको इस एंगल से देख रहे हैं जिस एंगल से मैं चाहूँगा कि आज के हम प्रोग्राम में देख सकें। बिकॉज अगर हुकूमत पाकिस्तान का, मिनिस्टर इंफॉर्मेशन का, वज़ीर दाखिला का, पाकिस्तान के मीडिया का, बहुत से लोगों का, ब्रिटिश हाई कमीशन, सब लोगों का जो इम्प्रेशन है कि जो कुछ न्यूजीलैंड के साथ हुआ वो एक गलतफहमी हुई, एक फियर हो गया, एक पैनिक थी, एक जेन्युइन इनसिक्योरिटी थी, जिसके नतीजे में न्यूजीलैंड की टीम विड्रॉ कर गई और फिर एक ऐसा माहौल बन गया जिसमें इंग्लैंड की टीम भी विड्रॉ कर गई, तो ये एक बिल्कुल अलग किस्म का मामला है। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो ये समझते हैं कि न्यूजीलैंड का अचानक आके चले जाना, उसके बाद बरतानिया का यहाँ ना आना, एक नए नैरेटिव शेपिंग का और स्क्रिप्ट का हिस्सा है, जिसमें अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के बाद एक नया नैरेटिव ये शेप किया जा रहा है कि अफ़गानिस्तान में तालिबान की कामयाबी और फतह के बाद और अमेरिका के एग्ज़िट के बाद जो इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं अफ़गानिस्तान के अंदर हों, पाकिस्तान में हों, वो दाइश हो, आईसिस हो, वो TLP हो, TTP हो, वो सब जो हैं जुर्रत पकड़ रहे हैं, बोल्ड हो रहे हैं, एम्बोल्डन हो रहे हैं, एम्पावर हो रहे हैं, और अब वो पहले से ज़्यादा बढ़ के हमले करेंगे। तो यूँ एक नया नैरेटिव शेप हो रहा है। और एक छोटी सी खबर जो आपकी नज़रों में शायद ना गुजरी हो लेकिन छपी ज़रूर है अखबारात में, वो ये है कि टांक में, खैबर पख्तूनख्वा या एजेंसियों के इलाके में टांक में एक लड़कियों के स्कूल के ऊपर भी बॉम्ब अटैक हुआ, ग्रेनाइड, डायनामाइट वगैरह इस्तेमाल किया। और बात है कि स्कूल अंडर कंस्ट्रक्शन था, वहाँ था कोई नहीं, लेकिन जो इंटरनेशनल फ्लैश हुई है वो यही है कि लड़कियों के, तालिबात के बच्चियों के एक स्कूल के ऊपर एक दहशतगर्दी का हमला हुआ है। सो जब ये खबरें यहाँ से निकल के दुनिया की तरफ जाती हैं तो एक नैरेटिव जो है वो शेप होता है। तो क्या न्यूजीलैंड और इंग्लैंड जो है उनका ना आना महज एक कन्फ्यूजन थी, एक गलतफहमी थी, बुजदिली थी, पैनिक हो गया, हिंदुस्तान ने चालाकी कर ली, या एक ऑर्गेनाइज नैरेटिव शेपिंग है जिसमें एक थर्ड फोर्स है जिसको हम नाम नहीं जिसको दे सकते, लेकिन एक ऐसी तीसरी ताकत है जिसको न्यूजीलैंड ने भी सबमिट किया, जिसको बरतानिया के बोर्ड ने भी सबमिट किया, और वो जो तीसरी ताकत है वो पाकिस्तान के हवाले से, इस खत्ते के हवाले से एक नया बयानिया, एक नया नैरेटिव शेप कर रही है। ये आज की हमारी डिस्कशन है और बहुत ही इन्फॉर्म्ड हमारे साथ 3 लोग हैं, हमें ज्वाइन कर सकेंगे। वाशिंगटन से कामरान बुखारी साहब जो कि डायरेक्टर हैं एनालिटिकल डेवलपमेंट के न्यूज़ लाइन इंस्टीट्यूट में और स्ट्रेटजी एंड पॉलिसी वाशिंगटन में, इससे पहले कनाडा में बहुत काम कर चुके हैं, कमेंटेटर हैं, बहुत एक्टिव हैं इस खत्ते के हवाले से कमेंट करने में, दहशतगर्दी के हवाले से बहुत लिखते हैं। वेरी वार्म वेलकम टू कामरान बुखारी। पाकिस्तान के प्रोमिनेंट डिफेंस एनालिस्ट, स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट जनाब जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब जो हैं वो मुझे लाहौर से एक वीडियो लिंक के जरिए ज्वाइन कर रहे हैं, और इसी तरह से पाकिस्तान के इंतहाई प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट अवैध तौहीद साहब जो जर्नलिस्ट हैं, राइटर हैं, कई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर चुके हैं, कई पाकिस्तानी टेलीविज़न चैनल्स को हेड कर चुके हैं, उनके न्यूज़ ऑपरेशंस को, और बहुत मतवातर लिख रहे हैं इस इशू पे। वो भी मुझे एक वीडियो लिंक के जरिए कराची से ज्वाइन कर रहे हैं। सो वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माई गेस्ट्स। मैं अगर सबसे पहले शुरू कर सकूँ, जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब,
और अवैस तौहीद साहब, आप दोनों से जो भी इसको लेना चाहे, आपकी क्या है सम टोटल अंडरस्टैंडिंग कि न्यूजीलैंड जो फवाद चौधरी साहब ने एक्सप्लेनेशन दी है कि इधर से हो गया उधर से हो गया, हिंदुस्तान से ईमेल जनरेट हो गई, आप समझते हैं कि न्यूजीलैंड की हुकूमत जो है वो हिंदुस्तान की अंदर बैठे हुए कुछ अनासर की चालाकियों की वजह से बेवकूफ़ बन गई, इतनी खौफजदा हो गई, या यहाँ पर एक आपको लगता है कि एक स्क्रिप्ट शेपिंग हुई है, एक ताकत है, एक थर्ड फोर्स है जिसने एक बयानिया शेप किया है? जल साहब। देखिए, अगर तो हम ये समझते हैं कि ये हादसात हैं, अचानक हो गए हैं, किसी की गलतफहमी से हो गए हैं, या किसी एक साजिश ने, भारत ने साजिश कर दी तो ये हो गया, मेरा ख्याल है कि ये बहुत ही एक सतही किस्म की हमारी एनालिसिस होगा। ये इसका इम्पैक्ट देखिए क्या हुआ है। और जो आप अभी बात कर रहे थे कि नैरेटिव शेपिंग हो रही है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ FIR दर्ज कराने में और उसकी ज़िम्नियाँ दर्ज कराने में ये कितनी मुआविन साबित होगी। पाकिस्तान वो मुल्क जिसको ये इल्ज़ाम दिया जा रहा है कि दे वर एक्चुअली सपोर्टिंग तालिबान, अगर ना होते तो शायद तालिबान की सक्सेस ना होती। दूसरी चीज़, अगर आपने बारहा, मैंने शायद आपके प्रोग्राम में भी बात की थी कि इस खित्ते को स्टेबलाइज होते हुए देखने वाली कौन सी ऐसी ताकतें हैं जो स्टेबलाइज करना चाहती हैं, कौन सी ऐसी ताकतें हैं जो स्टेबल इस खित्ते को नहीं देखना चाहती। ये दूसरी चीज़ हमें गौर करनी पड़ेगी। तीसरी चीज़ ये है कि भारत ने जो कुछ भी किया, क्या न्यूजीलैंड की इंटेलिजेंस इतनी पावरफुल है कि इस खित्ते में होने वाली लम्हा मलहमा की खबर रख सके? वो नहीं है। मदर कंट्री है इनकी बरतानिया, और अगर आप डॉक्टर साहब आपको याद हो तो बरतानिया ही वो मुल्क है जिसने ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर टुवर्ड्स द लेटर पार्ट CIA को बनाने में, इस शेप में लाने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। और दूसरी जंग अज़ीम में ले लीजिए, उससे पहले ले लीजिए, जो भी इस किस्म की साजिशें हुई हैं इसमें बरतानिया का रोल बड़ा कलीदी रहा है। और ये बहुत इस सिलसिले में समझदार भी है, काम भी अच्छा करते हैं और करते भी हैं ये। तो इस सारी जब मैं ये बात करता हूँ तो वर्किंग बैकवर्ड्स, कम से कम मेरी हद तक कोई शक नहीं है कि दिस इज़ ए प्लान्ड मूव। और जो आप बात करते हैं नैरेटिव शेपिंग में, उसमें इसको बहुत बड़े इसको मुकाम हासिल होगा कि देखिए जी, टीम आई और आके चली गई। ना आना एक बात है, आई और आके चली गई, आज तक एक्सप्लेन नहीं कर सकी। बरतानी के वज़ीर आज़म ने बात कर दी, सब ने बात कर दी, लेकिन इन सब को कौन ऐसी ताकत है जो इनको ये रोक सकता है इससे भाई ये नहीं करना? कौन ऐसे लोग हैं जो ये चाहते हैं ये खिता स्टेबल ना हो, और वो इस ताकत भी रखते हैं कि ऐसे मुल्कों को वो अपनी बात मनवा सके। ऑकस शायद इससे से लिंक ना हो, लेकिन उसका लिंक आप देख लीजिए, कोविड, अब जो क्वाड का लिंक देख लीजिए, तो 3-4 चीज़ें बड़ी वाज़ेह हैं मेरे हद तक। तो इसलिए मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान को न सिर्फ इस नैरेटिव के लिए बल्कि इसका तोड़ करने के लिए बहुत आगे तक जाके सोचना पड़ेगा, तभी हम शायद इसका मुकाबला कर सकेंगे। अच्छा, मेरे साथ ये जलसा यानी बुनियादी तौर पे ये है कि दोनों जो दोनों चीज़ों की डेफिनेशन है, दोनों चीज़ों की जो तशरीह है, उसमें बहुत फ़र्क पड़ जाता है। बिकॉज अगर ये कन्फ्यूजन है, गलतफहमी है, बेवकूफ़ी थी, इनसिक्योरिटी थी, फिर तो ये वन ऑफ हो गई। अगर ये नैरेटिव शेपिंग है तो फिर कुछ ना कुछ और भी होना होगा। वाशिंगटन चलते हैं कामरान बुखारी साहब के पास। कामरान बुखारी साहब, आपको क्या समझ आता है? नैरेटिव शेपिंग की न्यूजीलैंड और बरतानिया ने कि डर गए, घबरा गए, इनसिक्योरिटी हो गई वगैरह वगैरह। देखिए, मैं समझता हूं कि ये एनालिसिस नहीं है कि अगर आप ये देखें कि यू स्टार्ट फ्रॉम के भाई किसको फायदा होगा इसका और किसका नुकसान होगा। एनालिसिस होना चाहिए जीरो बेस्ड, कि आप जो है वाकयात को देखें और उसके बाद बिल्ड करें अपने आर्ग्यूमेंट को। ये स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होना चाहिए कि भाई किसको क्या फायदा होगा या क्या होगा, और प्रेसिडेंट जो है हम देते हैं कि यार फलानी तारीख में जो है ये हुआ था तो इसका मतलब है अब ये होगा। हाँ, अगर पहले हुआ था तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, लेकिन पॉसिबिलिटी की रेल्म बहुत बड़ी है। हम प्रोबेबिलिटी देखते हैं अपना एनालिसिस के अंदर। ठीक है, तो मतलब जरा आसान अल्फाज में समझाए ना कि क्या कह रहे हैं आप। मैं आसान अल्फाज में ये कहना चाहूंगा कि हम लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा हेल्दी डोज पे हैं कंस्पिरेसी थ्योरी की। मैं बात कर रहा हूं पाकिस्तानी जो मजमूई तौर पे पब्लिक डिस्कोर्स है, तो हमारा नी जर्क रिएक्शन होता है कि साजिश हो रही है, ये हो रहा है, हो सकता हो रही हो, लेकिन हम उस हाउ विल वी फाइंड आउट, कैसे हम इस चीज तक कंक्लूसिवली पहुंचेंगे? तो न्यूजीलैंड की हुकूमत का जो एक्शन है
न्यूजीलैंड की हुकूमत का जो एक्शन है कि उनकी टीम यहाँ आ गई, उनके प्लेयर्स को कोई ख़तरा नहीं था, सिक्योरिटी उनकी थी, कोई सिक्योरिटी अलर्ट हुआ नहीं बरतानिया की तरफ से, यहाँ भी कोई ख़तरा नज़र नहीं आया, लेकिन उनको अचानक इतना ख़तरा लगा कि वो यहाँ से वापस चले गए और एक्सप्लेन भी नहीं किया कि ख़तरा क्या था। इसको फिर कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप? देखिए, इसको ऐसे एक्सप्लेन किया जा सकता है बहुत सिंपल तरीके से कि ये जब फैसला कौन लेता है, ये हुकूमत लेती है। हुकूमत जो है वो किसी किस्म का रिस्क नहीं लेना चाहती कहीं पे भी, कि जब आप भेज रहे हैं, आपका परसेप्शन क्या है, रियलिटी को छोड़ दीजिए, परसेप्शन ये है कि ये एक जो है सिक्योरिटी के लिहाज से जो है हाई रिस्क एरिया है, तो चलो जो है चलते हैं। लेकिन अगर उनको ये पहले से उनके जहन इस तरह से जो है तैयार हुआ है कि परसेप्शन ये है कि ये हाई सिक्योरिटी है, लेकिन ओके जो है ना हालात फिल वक्त ठीक नजर आ रहे हैं, तो चलो चलो जो है ना लेट्स डू दिस जो है सीरीज, उन्होंने भेज दिया। लेकिन जब उनको इंफॉर्मेशन मिली तो वो जो सेंसिटाइज हो जाता है, जो अप्रियोरी जो है परसेप्शन है वो सेंसिटाइज हो गया। कोई भी वजीर आजम जो पॉपुलरली इलेक्टेड है वो इस मामले इस पे रिस्क नहीं लेना चाहेगा, खास तौर पे जो है जबकि न्यूजीलैंड के अंदर जो है वो भी जो है ना हमले हो चुके हैं। तो ये चीज कहना कि हाँ भाई जो है वो उन्होंने क्यों किया, किसी के कहने पे किया, देखिए सॉवरेन नेशन। लेकिन अगर न्यूजीलैंड में एक मस्जिद में बुखारी साहब, अगर न्यूजीलैंड में एक मस्जिद में एक आदमी दहशतगर्द घुस के 50 आदमियों को मार देता है, तो क्या न्यूजीलैंड फिर उसके बाद हमेशा हाई रिस्क ही रहेगा या उसको वन टाइम ही समझा जाएगा? कैसे इसको हम देखेंगे? हाई ऑफ कोर्स जो है हाई रिस्क लेगा। एक दफा अगर हो जाता है तो सवाल ये उठता है कि और कितनी दफा हो सकता है। अगर आप उसको काउंटर टेररिज्म के लिहाज से देखें तो पहला सवाल ही काउंटर टेररिज्म जो एजेंट्स होते हैं, फेडरल एजेंट्स होते हैं किसी भी हुकूमत के, वो कहते हैं कि क्या ये वन ऑफ था या मजीद होगा, तो फिर उसके ऊपर फिर वो अपनी तफ्तीश करते हैं। लेकिन फिर एक जहन साजी हो जाती है। और मैंने लेकिन पाकिस्तान में भी तो क्रिकेट के प्लेयर्स पे, श्रीलंकन टीम पे एक ही दफा हमला हुआ ना, आज से 12-13 साल पहले, 10 साल पहले। जनाब उसके बाद तो कोई ऐसा हमला नहीं हुआ। हमले हो चुके हैं। अगर आपकी अपनी हुकूमत ये कह रही है, हमारी हुकूमत के एहलकार, बड़े बड़े एहलकार कह रहे हैं कि भाई गुज़िश्ता कितने महीनों में टीटीपी ने कितने हमले कर दिए, तो अगर हुकूमत खुद कह रही है कि हमले हो रहे हैं, अच्छा, मेरे साथ रुकेंगे शेख रशीद साहब जी, मेरे साथ रुकिए बुखारी साहब, मेरे साथ रुके बुखारी साहब, अवैस तौहीद साहब। शेख रशीद साहब वज़ीर दाखिला पाकिस्तान ने हमें ज्वाइन किया है फोन लाइन के ऊपर। शेख साहब अस्सलाम वालेकुम। शेख साहब आप बताइए, आपको क्या इस पे आपका क्या कमेंट है इस पूरी सूरत हाल? मेरा ख्याल है हम तफसीली बयान दे चुके हैं, फवाद साहब भी और इंटीरियर मिनिस्ट्री का जो इसमें सारी उनके पास इंफॉर्मेशन थी, हमने विद प्रूफ बताया कि ये सारा तमाशा जो लगाया जा रहा है ये एक किस्म की साजिश है और ये जो एक पाकिस्तान का इमेज बेहतरी की तरफ जा रहा है उसको ये तासर देने की कोशिश कर रहे हैं, अफगानिस्तान के साथ हमें मुंसलिक कर रहे हैं। और तफसीली इस पर हुकूमत पाकिस्तान का नोट जा चुका है कि हिंदुस्तान सारी जो ईमेल्स हैं और सारे टेक्स्ट मैसेजेस सब बेसिकली इंडिया से जनरेट हुई, और इंडिया का आप टीवी देखें उसके पास और कुछ काम ही नहीं है सिवाय तालिबान के और पाकिस्तान के खिलाफ बात करने। तो शेख साहब, लेकिन फिर क्या आप लोग इसकी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन इंटरपोल की मदद से करेंगे, इस मामले की तह तक पहुंचेंगे, इन लोगों को बेनकाब करेंगे? अभी तो आप देखें हमें बहुत सारे मसाइल से गुजरना पड़ रहा है, जिस किस्म के इंटरनेशनली ये लोग मसाइल पैदा कर रहे हैं, इनसे हम सुरखरू होकर निकलेंगे, इंटरपोल से भी करेंगे, और इंटरपोल किस हद तक इनके खिलाफ जाता है ये बात की बात है, लेकिन करेंगे जरूर। बट शेख साहब ये थोड़ा सा देखें, अगर ये महज कंफ्यूजन हुई है, बदहवासी थी, बेवकूफ़ी थी, डर गए, घबरा गए, इनसिक्योरिटी थी न्यूजीलैंड की, फिर बरतानिया की तो समझ भी नहीं आई, फिर तो ये वन ऑफ हो गया। लेकिन अगर कोई बयानिया शेप कर रहा है तो फिर तो कुछ और भी हो सकता है चंद दिनों में। देखिए दिनों में तो देखें सारा खित्ता जो है एक उसको वो इसकी अहमियत एक अलग अपना एक स्टैंड ले रहा है। ये रीजन जो है एक बेहतरी की तरफ जा रही है, जो कि दुनिया को आंख नहीं भा रही, खासतौर पर हिंदुस्तान को। लेकिन जैसे जैसे टैक्टिक्स वो इस्तेमाल कर रहे हैं हम काउंटर कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला पहले भी आप देखें इतने सालों से उनके इतने 66 कैंप थे, इतने कौंसलेट थे, इतने मसले थे, उनको सारी ओस पड़ गई उनकी सारी स्ट्रेटजी पे, और तबाह बर्बाद और मायूसी हुई उनको। और लगे हुए हैं हम पाकिस्तानी हैं, मुसलमान हैं और इस्लामी दुनिया की सबसे बड़ी रियासत है। हम हर महाज पर
कानून और आईनी तरीके से इनका मुकाबला करें। तो क्या न्यूजीलैंड की हुकूमत से डैमेजेस भी आपकी हुकूमत मांगेगी, जैसे कल ये हमारी मिनिस्ट्री के अंदर तो नहीं आता ये सवाल, आप स्पोर्ट्स वालों से करें कि उनको कितना डैमेज हुआ है, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री को कि वो डैमेज करते हैं या नहीं करते हैं, मुझसे इसका ताल्लुक नहीं। और बरतानिया से कोई प्रोटेस्ट करेंगे? कोई प्रोटेस्ट नहीं करेंगे जी, ठीक है, वो नहीं आए, कोई गिला नहीं, उन्होंने तो वक्त से बहुत पहले कहा। ये तो घर आके और 4 दिन प्रैक्टिस करके इन्होंने सारा कुछ काम किया, इसलिए मायूसी कुफर है, मायूस होने की जरूरत नहीं है। क्रिकेट मैच जो है ये सब लोग आएंगे एक दिन इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया शेख रशीद साहब, पाकिस्तान के वजीर हमें ज्वाइन किया, फोन लाइन के ऊपर अपना मौक़िफ़ दिया, उनका बहुत शुक्रिया। मैं आगे चलता हूँ क्विकली अवैस तौहीद साहब की तरफ। अवैस तौहीद साहब, आपने जान साहब को भी सुना, कामरान बुखारी साहब को भी सुना, आपको क्या लगता है कि एक बयानिया शेप हो रहा है, कोई थर्ड फोर्स कर रही है, ये बस ऐसे ही बदहवासी हो गई, न्यूजीलैंड से घबरा गए, पाकिस्तान की रेपुटेशन ख़राब थी, आए डर गए, उनको लगा हम पे हमला हो जाएगा? और न्यूजीलैंड की टीम ने ये डिसीजन लेके 10 साल पीछे कर दिया, हमें तो 2009 में फेंक दिया। और ये डिस्क्रिमिनेशन है, ये सोची समझी बात है। देखिए, अगर हम फैक्ट्स को उठाएं तो 75, 79, 83 के वर्ल्ड कप जो है वो इंग्लैंड ने होस्ट किए थे और वहाँ पे आयरिश लिबरेशन मूवमेंट चल रही थी। 1996 का वर्ल्ड कप श्रीलंका ने को होस्ट किया था इंडिया और पाकिस्तान के साथ, वहां पे तमिल इंसर्जेंसी, फुल ब्लोन तमिल इंसर्जेंसी चल रही थी। पूरी 80s की दिहाई के अंदर इंडिया के अंदर क्रिकेट हुई, वहां पे सिख इंसर्जेंसी हुई थी। कहने का मकसद ये है कि क्राइस्टचर्च मस्जिद में जब टेरर अटैक हुआ तो हमने सपोर्ट किया, पूरी मुस्लिम दुनिया ने सपोर्ट किया। जो बांग्लादेश के खिलाड़ी इकबाल तमीम, शकीबुल हसन वहां पे मौजूद थे, वो अपनी जान बचा के भागे और फिर न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने उनसे दरख्वास्त की कि आप कंटिन्यू करें सीरीज, उन्होंने कंटिन्यू कीजिए तो किया। तो इसका मतलब है कि तीसरी के ममालिक आप हमें समझते हैं, आप डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, और अभी आप पाकिस्तान का टूर आपने कॉल ऑफ किया है और उसके 2 रोज बाद ही टेरर अटैक आता है इंग्लैंड में से। आपकी खवातीन की टीम न्यूजीलैंड की जाना चाहती है वहां पे, आप कहते नहीं जी हम टेररिज्म को शिकस्त देंगे। तो ये किस तरह का है और आप किस तरह मान लेंगे ये फैसला जो है ये अफगानिस्तान के तराजुर में किया गया है, ये हमारी कोई रेपुटेशन, बिल्कुल गलतियां पास में होंगी, लेकिन आप ये सारे फैक्ट्स को उठा के देखिए। मैं समझता हूँ कि उन्होंने पीठ पे छुरा घोंपा है, क्रिकेट फैंस को न मायूस किया है, बल्कि न्यूजीलैंड की तरफ जिसकी 40-45 लाख पॉपुलेशन है, पीसफुल नेशन समझा जाता है, हमने उन्हें सपोर्ट किया, उसके बावजूद उन्होंने ये किया। और मेरा न दिल मानता है न दिमाग मानता है कि बोरिस जॉनसन साहब कह रहे हैं कि उनको नहीं पता, MI6 को नहीं पता, यहाँ के ब्रिटिश हाई कमिश्नर को नहीं पता। कैसे मुमकिन है मोहित गुजराला साहब कि उनकी न एजेंसीज को पता है और बोर्ड ने कौन डिसीजन ले लिया? आप देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इन्होंने 2009 में हमें वापस फेंक दिया मोहित साहब, और इसकी नाकाबिले तलाफी नुकसान हुआ है, और ये जानबूझ के ये किया। ये ऐसा हो नहीं सकता कि ये एक लाइन में ये आ नहीं रही। या तो आप डिस्क्रिमिनेशन कह दें क्योंकि मेरी खाल का रंग ऐसा है और आप समझते हैं कि यहाँ पे हम लोग हाथी पे स्कूल जाते हैं या ऊंट पे स्कूल जाते हैं, तालिबान जो है हमें कोड़े मार रहे हैं, और उसके बाद जो है आप समझे कि उस तनाजुर से देख रहे हैं तो फिर तो सही है, आप ये तो वो कह दें। लेकिन ये कैसे होता है, इसके प्रोटोकॉल आपको दिया गया है, हेलीकॉप्टर आपके साथ सफर कर रहा है, आप बैठ के एक तरीका भी हो सकता था ना कि आज टेरर हमें अलर्ट आया है, हम समझते हैं कि एक न्यूट्रल प्लेस पे ये सीरीज हो जानी चाहिए। कुछ तरीका होता है, पीसीबी चेयरमैन को आपने नहीं बताया, किसी ऑफिशियल को नहीं बताया, आप किसी एश्योरेंस की बुनियाद पे आए थे ना। अगर आपको अफगान तालिबान का था या टेक ओवर का था, वो तो 1 महीने पहले हो चुका था, आप आते ही नहीं तो हमें इतना नुकसान ही नहीं होता। हम रो पीट लेते कि भाई आपसे हम प्रोटेस्ट कर लेते कि नहीं जी चले आप यूएई में खेल रहे हैं, सही बात। लेकिन ये कैसा है कि आप हमारी एश्योरेंस पर आए हैं और आप हमें बगैर बताए, आप हमें कॉन्फिडेंस में लिए बगैर आप अपने बैग उठाते और चले जाते। हमारा चेयरमैन पीसीबी का हाथ मलता रहता है, हमारा पीएम फॉरेन ट्रिप पे है, वो वहां से आपको रिक्वेस्ट कर रहा है, वो कह रहे हैं कि यार जो भी अलर्ट है वो होप्स है, मैं आपको एश्योरेंस दे रहा हूँ, आप किसी की बात नहीं मान रहे। बिल्कुल सही। मुझे एक ब्रेक कहने दीजिए, बात ये कह रहे हैं अवैस तौहीद साहब मेरे साथ है, अवैस तौहीद साहब, कामरान बुखारी, जनरल गुलाम मुस्तफ़ा मेरे साथ हैं, शेख रशीद साहब को भी आपने सुना। बात यहाँ ख़त्म होती है कि न्यूजीलैंड ने इस पूरी कार्रवाई से जिन्होंने हमारे साथ की, जिस तरह से उन्होंने इसको किया,
वो जो झटका उन्होंने हमें दिया उसमें से पाकिस्तान का जो तासुर है दुनिया के सामने वो वहीं पहुंच गया जहां 2009 में था। जो पाकिस्तान ने 12 बरस जद्दोजहद की, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी पैदा करने की, उसे एक झटके से न्यूजीलैंड ने ख़त्म कर दिया। और न्यूजीलैंड का इंटरनेशनल सिस्टम में कोई इतना लेना देना है नहीं। हम यही ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि इसके पीछे मुहर्रकात हैं क्या। एक ब्रेक के बाद मजीद इस पर बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। मैं सीधा चलता हूं जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब के पास। जनरल गुलाम मुस्तफ़ा, आपने शेख रशीद साहब को भी सुन लिया, पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर को भी सुना, आपने कामरान बुखारी साहब को भी सुना, ओवैस वहीद साहब को भी सुना। कामरान बुखारी साहब वाशिंगटन से हमारे साथ हैं। उनका इस्तदलाल ये है कि पाकिस्तान में चूँकि कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ का बहुत ज़्यादा कल्चर है तो हम इसको एक साजिश के जहन से देख रहे हैं। हम समझ रहे हैं कि हर चीज़ साजिश है। न्यूजीलैंड की हुकूमत जो है ज़ाहिर है उसकी जिम्मेदारी थी अपने प्लेयर्स की हिफाजत की, उसको कहीं से क्रेडिबल ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल गई, उनको लगा कि उनके प्लेयर्स पे हमला हो सकता है, इसलिए उन्होंने फौरी तौर पे घबरा के एहतियातन यहाँ से विड्रॉ कर लिया। इस पे क्या रद्द अमल आप? देखिए, बुखारी साहब की बात सर आंखों पर लेकिन एनालिसिस जब इस किस्म की सिचुएशन का होता है तो यू स्टार्ट फ्रॉम द एंड के हुआ क्या, उसके इम्पैक्ट क्या है और पाकिस्तान को क्या नुकसान हुआ और जो पाकिस्तान को इस फायदे में नहीं देखना चाहते उनको क्या फ़ायदा हुआ। यानी अगर ये सीरीज हो जाती, इंग्लैंड आ जाता तो पाकिस्तान की जो पुरअमन एक इमेज है वो बहुत पॉजिटिवली और निकल के सामने आ जाता। अब तक अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी पाकिस्तान के एफर्ट से वो सामने आ रहा था। ये अब सडनली दीज टू थिंग्स हैपन। ये सडनली तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ऐसी चीज़ें नहीं होती। बीइंग इन द फील्ड हम रहे हैं इस चीज़ में, ये चीज़ें साजिशी जहन भी है, काम करते हैं। लेकिन अगर आप जस्ट गो बैक टू इराक, इतना बड़ा झूठ दुनिया की सुपर पावर, दुनिया की दूसरी सो कॉल्ड उनके जो है बरतानिया बोला है उन्होंने, हमें वो तो भूले हुए तो नहीं है ना। 9/11 की आज तक भी कोई क्रेडिबल इंफॉर्मेशन ये नहीं दे सके, आज तक भी अमेरिका भी। वो धौंस और धांधली से जो बता गए हैं वो ठीक है बात। ये मेरा कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें बहुत मुख्तलिफ तनाजुर में देखनी पड़ती हैं। आप सिर्फ ये देखिए 2 घंटे पहले तक न्यूजीलैंड को कोई मसला नहीं था, सडनली न्यूजीलैंड को कहीं से इंफॉर्मेशन आती है और ये इंफॉर्मेशन पास कर देता है। लेट्स से बहुत डेंजरस इंफॉर्मेशन थी, किसने दी न्यूजीलैंड को? MI6, CIA, मोसाद, राह, यही इंटेलिजेंस एजेंसीज है ना। अगर ISI के पास होती तो ISI तो पहले खुद बताता, पाकिस्तान के अंदर भी बात करते उस चीज़ को, वो नहीं थी उनके पास। ये यही जो इस मुल्क खिते में है ना अवेलेबल सारे, इन्हीं खित के जो फुटप्रिंट्स आपको मुख्तलिफ जगहों पे मिल रहे हैं आपको। इसमें साजिश की तो बात ही कोई नहीं है ना। इसमें जो हकायक है हमें उसकी तरफ देख के बात करना पड़ेगा। ठीक है, अमेरिकन वे ऑफ थिंकिंग मे बी इट्स डिफरेंट, लेकिन आई कैन कोट 230 मोर एग्जाम्पल्स जहां पे न सिर्फ अमेरिका ने, बरतानिया ने, फ्रांस ने, सब ने झूठ बोला है। न्यूजीलैंड हैज बीन प्लेड और बरतानिया का अभी तक एक्सक्यूज कोई सामने नहीं आया। और इसके साथ आप और होती हुई चीज देखेंगे। जो शेख रशीद साहब ने कहा, वो मिनिस्टर हैं, उनका काम और किसी देखना है। जो मैं देख रहा हूं, और मैं आज से नहीं कई दफा से कई जोर से बात कर रहा हूं कि पाकिस्तान इज द टारगेट और इसको पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए और बहुत कुछ होगा। इसी नैरेटिव को एड अप करने के लिए बहुत कुछ होगा। कल शायद आपकी नजर से भी गुजरी हो, एक हमारे जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने बड़ा खुद कहा कि जी मुझे कसम खा के एहसान एहसान ने ये ऑडियो टेप भेजी जो टोटली फेक थी। वो तो मेरा कहने का मकसद ये है कि वी आर इन ए सिचुएशन, और इस सिचुएशन के लिहाज से वैस तो ही ने बिल्कुल सही कहा कि बरतानिया ने जो कुछ भी की, अपना न्यूजीलैंड ने जो कुछ किया जो किया। लेकिन इसके लिहाज से मुझे इस क्रिकेट से ज्यादा फिक्र इस बात की है कि ना तो ये अफगानिस्तान को सेटल होना देर चाह रहे हैं और देर हो नहीं रहे हैं। इसमें आप CNN देख लें, फॉक्स न्यूज देख लें, जो देख लें, दिन रात मनफी बातें अफगानिस्तान के बारे में और पाकिस्तान के बारे में जो इमेज बिल्डिंग है, हैरान को नहीं आपके लिए, मेरे लिए हैरान को नहीं है। मेरे लिए परेशानी इस बात की है कि आगे क्या होगा। जरा आप रुक चाहिए सर, रुके, मेरे साथ रहिए। मुझे वाशिंगटन जाने दें। ठीक, मुझे वाशिंगटन जाने दें बुखारी साहब के पास। बुखारी साहब, अगर बदहवासी हुई, जेन्युइन मिसअंडरस्टैंडिंग थी, फेयर फैक्टर था, जैसा कि आपने एक्सप्लेन किया, तो फिर तो न्यूजीलैंड के ऊपर वाजिब है कि वो पाकिस्तान के साथ कोऑपरेट करें, इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन के साथ कोऑपरेट करें। उनको फिर बताना होगा कि उनको कहाँ से किस किस्म की इंटेलिजेंस थ्रेट मिली, क्योंकि प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी इस खत्ते में या ISI है या MI6 है या CIA है या फिर इंडियन इंटेलिजेंस है, उनको किसने इतनी क्रेडिबल इंफॉर्मेशन दी
जिस पे उन्होंने चंद घंटों में एक फैसला कर लिया। वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई, कैसे कम्युनिकेट हुई, थ्रेट परसेप्शन थी क्या, ये जाहिर है कि दहशत, फिर तो एक जाहिर है कि उनको बायलैटरल रिलेशनशिप की खातर, इंटरनेशनल क्रिकेट की खातर, एक इंटेग्रिटी मेंटेन करने के लिए, पूरे प्रोसेस की उनके लिए ज़रूरी है कि वो खुल के बताएं, लेकिन वो बता कुछ नहीं रहे, बड़े दिन हो गए। इसको फिर कैसे हम समझें? देखिए, ये कोई हैरत की बात नहीं है कि वो बता नहीं रहे। सोर्सेज और मेथड्स जो है कोई रिवील नहीं करता। और फिर ये है कि उनके पास चैनल्स बहुत हैं। फाइव आइज का चैनल है। आई मीन न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके, यूएस आर पार्ट ऑफ फाइव आइज। सो उनके पास वो चैनल है। फिर कैसे इंटेलिजेंस, आप देखें ना इस प्रोसेस को, कि जब आपको एक इंटेलिजेंस मिलती है तो आप उसको कैसे प्रोसेस करते हैं। आपको खबर मिली, और जहां तक मेरी इत्तला है, उनको खबर मिली है पाकिस्तान की जो है थ्रेट अलर्ट से। उसको फिर उन्होंने प्रोसेस किया अपने चैनल्स के थ्रू कि अच्छा भाई क्या है। फिर जो है जाहिर है मुशावरत पाकिस्तान के थ्रेट अलर्ट से, देखिए पाकिस्तान में थ्रेट अलर्ट जो है जारी हुई थी कि हाँ भाई कोई थ्रेट अलर्ट है फ्रॉम पंजाब पुलिस, जहां तक मेरी खबर है, ठीक है। वो थ्रेट अलर्ट जो है पाकिस्तान की जानिब से जारी नहीं हुई थी, सॉरी। यहाँ हमारी कोई ऐसी खबर नहीं है। ये तो कहीं किसी ने लगाई है डिसइंफॉर्मेशन। ये है कि उनको पाकिस्तानी चैनल्स के थ्रू डिसइंफॉर्मेशन लगती है। इजाजत दें मुझे तो मैं बता दूं इसके बारे में। जंग साहब, कोई आपको, हमने तो कोई ऐसी खबर नहीं देखी क्रेडिबल यहाँ पे थ्रेट अलर्ट की पंजाब पुलिस की तरफ से। देखिए, वो हमारे मीडिया की एक बड़ी पर्सनैलिटी है, उन्होंने इसकी बड़ी गंदी गेम खेली है इसमें, सॉरी टू से दैट। वो एक लेटर इशू हुआ था जिसके 2 पेजेस थे। पहले पेजेस पे उनमें जो हेडिंग थी लिखी हुई थी थ्रेट अलर्ट, और उसके नीचे जो सब्जेक्ट ये था कि जो आगे इवेंट आने वाले हैं उनके लिए हमने क्या सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, जिसमें न्यूजीलैंड टीम का जिक्र था, मुहर्रम के चैलेंज का जिक्र था और दूसरे इवेंट्स का जिक्र था। और नेक्स्ट पेज पे सिक्योरिटी डिटेल्स दी हुई थी। तो उन शख्सियत ने उन्हें पहला पेज सिर्फ करके तो ये दुनिया को बताया कि थ्रेट अलर्ट जारी हुआ है। उसी थ्रेट अलर्ट को अगर आप उस लेटर को पढ़ लेना तफसील से, तो उसमें यही पता चलता है उसको। तो देयरफॉर पाकिस्तान में कोई थ्रेट अलर्ट इस किस्म का कोई नहीं था उसको। अवैस तौहीद साहब, आपको क्या समझ आ रही है कि कोई थी ऐसी थ्रेट अलर्ट यहाँ पे क्रेडिबल? जी जी जी, बुखारी साहब। मेरा जो प्रेमिस है बात करने का वो ये है कि जब आप हमारी अथॉरिटीज, हमारी हुकूमत, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज की एश्योरेंस पर आप तालिबान के टेक ओवर के बाद भी आ गए, बांग्लादेश से सीरीज खेलने के बाद, और हमने आपको स्टेट प्रोटोकॉल दिया, आपका आप डे 1 पर रेड करते हैं, डे 2 पे नेट प्रैक्टिस करते हैं, आपको कोई मसला नहीं होता। पूरी दुनिया के क्रिकेटर, डेविड गावर हो, माइक कार्सन हो, यू नेम इट, इनका कैप्टन विलियमसन हो, न्यूजीलैंड का जो आईपीएल खेल रहा है इंडिया के अंदर, नॉट अ सिंगल पर्सन, उन्होंने सबने इसको क्रिकेट के लेंस से देखा है और उन्होंने कहा है कि आपने गलत डिसीजन दिया है। देखिए, मैं ये समझता हूँ ये पुलिस के और सीआईडी के, हम तो बचपन से देखते आ रहे हैं साहब, मोहित साहब, कि ये हर जगह पे, मुझे याद है कि 10 साल 9 साल परवेज मुशर्रफ साहब ने हुकूमत की, जब भी वो कराची आते थे, मुशर्रफ साहब से एक दफा मेरी बात हो रही थी कराची में, उन्होंने कहा मैं जब भी इधर आता हूँ उस वक्त ये कह देते कि आप नहीं आओ क्योंकि सिक्योरिटी अलर्ट है। हर तो एक ट्रेडिशनल तरीका है पुलिस का जो नहीं होना चाहिए था। लेकिन मैं कहता हूँ अगर वो हो भी किया तो भाई आप कॉन्फिडेंस में तो रमीज राजा को लेंगे, पीसीबी को लेंगे, आप मिनिस्ट्री को लेंगे, आप उठा के ऐसे तो नहीं चले जाएंगे, कहेंगे यूनिलैटरली आप वहां से एक पेज निकालेंगे और कहेंगे अच्छा हम जा रहे हैं। अवैस तौहीद साहब, मुझे इकराम साइकिल साहब ने, पाकिस्तान के प्रोमिनेंट डिफेंस एनालिस्ट, ऑथर और कॉलमनिस्ट इकराम साइकिल साहब ने भी मुझे ज्वाइन क्विकली उनसे भी पूछो। इकराम साइकिल साहब, बहस ये हो रही है कि न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की टीम को वाकई खौफ था, वो खौफ में एक मिसअंडरस्टैंडिंग में यहाँ से चले गए, या ये है कि कोई तीसरी ताकत ऐसी है जिसके मातहत एक नैरेटिव शेपिंग हो रही है पाकिस्तान के हवाले से? कामरान बुखारी साहब हमारे साथ वाशिंगटन से हैं, वो समझते हैं कि नहीं, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। जनरल गुलाम मुस्तफ़ा और अवैस तौहीद का ख्याल है कि एक नैरेटिव शेपिंग अटेम्प्ट यहाँ पे की गई है। आपको क्या समझ आई? देखिए, इसके अंदर कोई आई थिंक एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो समझते हैं कि भाई एक यूनिवर्सल कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, वो गलत है। ये सिंपल है, ये इंडिया ने किया है, इसमें कोई शक नहीं है। और इंडिया नेचुरली एट दिस टाइम डेस्परेट इसलिए है कि उनकी इंटायर फॉरेन पॉलिसी इज इन शैम्बल्स। देखिए, आप इस्लामाबाद में हैं, आप जाके डिप्लोमेटिक सर्कल्स में पूछें, उनसे पूछें, आप छोड़ दें उनकी गवर्नमेंट जो बोल रहे हैं, बातें कर रहे हैं वगैरह वगैरह, और अगर कोई भी कर रहा है वो यूनाइटेड स्टेट्स के अलावा एट द मोमेंट पब्लिकली नहीं कहा।
आप डिप्लोमेटिक सर्कल में एक एक एम्बेसडर जाके पूछे, वो बोलते हैं कि जो पाकिस्तान ने किया है इन द लास्ट 45 डेज आउटस्टैंडिंग काम, और नेचुरली पाकिस्तान बिकॉज ऑफ दिस इंडिया इज डेस्परेट। उनकी जो एक प्लेटफॉर्म थी अफगानिस्तान की, जो पहले उन्होंने इस्तेमाल किया था सोवियत के ज़माने में और सोवियत मनी, और बाद में अमेरिकन लाइव्स एंड अमेरिकन मनी, और डिस्ट्रॉइंग अफगानिस्तान द प्रोसेस, ऑल dedicated to only one thing, anti-Pakistan, that has gone down in flames. Obviously, they are desperate, and their desperation is such, it is not the first. They will use other means. You take it from me, in the next few days, there will be other offensives against Pakistan and many other issues, because India themselves, आप उनकी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जिसको अजीत डोवल की बात सुने, वो बोलते हैं जी कि हमें तो ये तवक्को ही नहीं था जो हमारे साथ हुआ है। ये जो परफॉर्मेंस थी लास्ट 45 डेज में क्या थी? आपको पता है कि द ओनली सेफ एक्चुअल इवैक्यूएशन रियली एंड पीसफुल इवैक्यूएशन एंड एफिशिएंट इवैक्यूएशन took place of Pakistan. It is Pakistan's little bit of whatever influence they could bring on to bear on the Taliban that has kept everything in check and peaceful up till now. देखें, आदमी देख रहा है बात चीज, जब लड़ाई खत्म होती है आप रिटेलिएशन समझते हैं, रिवेंज समझते हैं, क्या हुआ है काबुल में? और एट द एंड लेट मी आल्सो टेल यू, ये काबुल को तालिबान एंटर नहीं करते थे जब तक अमेरिकन ने उनको बोला अशरफ गनी भाग गया है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, वो कंप्लीट कोलैप्स कर गई, आप अंदर आए और लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करें। तो ये दीज थिंग्स ऑब्वियसली नाउ इज नॉट अनपैलेटेबल टू लॉट ऑफ पीपल। अमेरिका इज हर्टिंग बिकॉज ऑब्वियसली इवैक्यूएशन क्या वो काफी कैओस था, लेकिन वो कैओस कहीं पर भी हो सकता था। आज जब डिक्लेयर करें ना दिल्ली में कि वीजास फ्री होते हैं, मैं देखता हूँ दिल्ली पर क्या होता है। ये कहा भी अफगान तालिबान के स्पोक्स पर्सन ने कहा भी। बहुत शुक्रिया, मुझे ज्वाइन किया इकराम साइकिल साहब ने भी, मुझे एक ब्रेक लेनी है। इकराम साइकिल साहब किया मेरे साथ हैं, ओवैस तौहीद साहब, जनरल गुलाम मुस्तफ़ा, कामरान बुखारी वापस आते हैं, इस डिस्कशन को वाइंड अप करते हैं। नाज़रीन, हमारे लिए ये इंटरप्रिटेशन, ये तशरीह बड़ी अहमियत की हामिल है, बिकॉज अगर ये बयानियाँ शेप करने की कोशिश की जा रही है किसी भी डायरेक्शन से, तो फिर मजीद इवेंट्स होंगे जिनके लिए हमारी इंटेलिजेंस को, हमारी हुकूमत को, हमारे मीडिया को तैयार होना होगा। अगर ये बदहवासी थी तो फिर तो ये वन ऑफ था, इसकी बॉटम तक जाना हमारे लिए बहुत जरूरी है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक। मैं सीधा चलता हूँ कामरान बुखारी साहब की। बुखारी साहब, आपको कम वक्त मिला क्योंकि इंटरवेंशन हो गई, दरमियान में इकराम साइकिल साहब भी आ गए, तो आपको और तौहीद साहब को, ओवैस तौहीद को कम वक्त मिला। आपसे शुरू करता हूँ। जो बात आपने सुनी कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फवाद चौधरी और उसके बाद फिर इंटीरियर मिनिस्टर जो हैं उनका भी यही पोजीशन है, और इकराम साइकिल साहब की पोजीशन है कि बुनियादी तौर पर हिंदुस्तान ने, वहाँ की किसी एजेंसी ने, एंटिटी ने इससे खेला है और उसने ये सिचुएशन जो है पैदा की। अगर ऐसा है, अगर हम इसको मान लें, तो फिर तो क्या आप नहीं समझते कि न्यूजीलैंड की जिम्मेदारी है एक इंटरनेशनल रिस्पॉन्सिबल मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी कि वो ताउन करे पाकिस्तान के साथ और इस मामले की तह तक पहुँचे, ताकि मुस्तकबिल में अगर इस तरह से कोई खेले या दहशतगर्दी के हमले करने की कोशिश करे, कुछ प्लान करे, तो उसका सदेबाब हो सके। क्योंकि अगर कोई और मुल्क होता, अगर पाकिस्तान ऐसा करता, तो जाहिर है उसके ऊपर बड़ा दबाव होता कि वो अपनी पोजीशन को एक्सप्लेन करे। तो जाहिर है न्यूजीलैंड की भी जिम्मेदारी बनती है। देखिए, न्यूजीलैंड की जिम्मेदारी तब बनती है जब वो आपके नैरेटिव से एग्री करता है। यहाँ पे तो बहुत सारे पाकिस्तानी मेरे जैसे एग्री नहीं कर रहे। जो बात भी मिनिस्टर्स की तरफ से आती है, चाहे वो इंटीरियर मिनिस्ट्री से आती है, चाहे वो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री से आती है, स्पोक्समैन से आती है, वो नैरेटिव जो है बहुत वीक होता है, उसमें बहुत होल्स होते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि कोई हमारे नैरेटिव को माने, तो हमें आप एक स्ट्रॉन्ग नैरेटिव, कन्विंसिंग नैरेटिव देना है ना। तो अगर आप इसी तरह का है कि भाई फॉरेन के, अच्छा इसमें इंडिया का हाथ था और उसका एविडेंस क्या है, नैरेटिव की तो सारी डिटेल्स दी हैं। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने पूरा डिजिटल ट्रैक दिया है। बुखारी साहब, एक पूरा डिजिटल ट्रैक दे दिया गया है, अकाउंट्स के नाम, वीपीएन, पूरी डिटेल जो है वो शेयर कर दी है, पूरी डिटेल है, पूरा इंटेलिजेंस लेड इंफॉर्मेशन है। ठीक है, सबको ये भी पता है कि जब इस तरह की जो इंफॉर्मेशन शेयरिंग होती है, जो सीरियस किस्म की होती है, वो इंटेलिजेंस एजेंसीज की होती है। जो न्यूजीलैंड की इंटेलिजेंस एजेंसीज है, उसको आईएसआई के थ्रू ये चीज मिलनी चाहिए, मीडिया के थ्रू नहीं मिलनी चाहिए। मीडिया के थ्रू हर किसी को पता होता है कि जो मीडिया में बात की जा रही है वो एक पब्लिक रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से की जाती है। सीरियस इंटेलिजेंस शेयरिंग वो पस पर्दा हुकूमती इदारे करते हैं, रेलेवेंट इंस्टीट्यूशंस करते हैं जो सिक्योरिटी से रिलेटेड होते हैं।
तो वो अगर उससे हम कन्विंस नहीं कर पा रहे, तो क्या हम समझते हैं कि हम जो है जो परसेप्शन शेपिंग, हम काउंटर परसेप्शन शेपिंग कर रहे हैं बेस्ड ऑन हमारी एक परसेप्शन शेपिंग। सो मुझे अफसोस से ये कहना पड़ता है कि हम वी आर गोइंग अबाउट दिस द रॉन्ग वे। तो अगर हम ये उम्मीद करते हैं कि दूसरे जो है वो हमारे नैरेटिव को मानेंगे, अच्छा, व्हाट इज द राइट वे? ओनस तो हम पर है ना कि हम नहीं, व्हाट इज द राइट वे? अगर वो मुझे हम समझना चाह रहे हैं कि न्यूजीलैंड में जो कोई साजिश है। नहीं, इसमें कुछ इंटरनेशनल रेसिज्म का एलिमेंट नहीं है? अगर एक पाकिस्तान की तरह का मुस्लिम मुल्क इस तरह की कोई चीज करेगा, उसको अपनी एक्सप्लेनेशन करनी पड़ेगी पतलून उतार के। एक गोरा मुल्क कर रहा है, उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं। इसमें तो इंटरनेशनल रेसिज्म की बदबू आ रही है। तो वो भी एक स्पेकुलेशन है, हो सकता है हो, लेकिन किसी के पास क्या इतना टाइम है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करे? स्पेकुलेशन है, ये एक छोटा सा मुल्क है। बुखारी साहब, अगर वेपन्स और मैस डिस्ट्रक्शन की कहानी पाकिस्तान जैसा कोई मुल्क कर देता, ईरान कर देता, तो उसकी तो सिचुएशन टाइट हो जाती। अमेरिका ने झूठ बोला पूरी दुनिया के सामने, उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं हुई। बरतानिया और अमेरिका की किसी लीडरशिप की अकाउंटेबिलिटी तो नहीं हुई। तो इसी चीज को मैं इंटरनेशनल रेसिज्म कह रहा हूं कि दुनिया इक्वल नहीं है। कि आप कह रहे हैं कि न्यूजीलैंड को जवाब देने की जरूरत ही नहीं? वो बात आपकी ठीक है कि अगर जो है ताकतवर मुल्क करता है तो अकाउंटेबिलिटी नहीं है, दूसरे करें तो अकाउंटेबिलिटी होती है, उन पर दबाव आ जाता है। लेकिन वो अलग बहस है, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है कि हमने क्या किया है, किस तरह इस सिचुएशन को मैनेज किया है। अगर हम समझते हैं, कन्विंस्ड हैं हम कि भाई ये हमारे साथ हुआ है, ज्यादती हुई है, तो हमारा काम है दूसरे को कन्विंस करना। अब अगर दूसरा कन्विंस नहीं हो रहा आपसे, तो अब ये तो हम नहीं कह सकते कि कोई बहुत बड़ी साजिश है। दैट्स अनदर स्पेकुलेशन अपॉन स्पेकुलेशन हो रही है। हम अपनी साख खुद खराब कर रहे हैं, अपने इमेज को खुद खराब कर रहे हैं, जब हम जो है प्रॉपर तरीके से चीजों को हैंडल नहीं करते, मैनेज नहीं करते। देखिए, इंफॉर्मेशन ऑपरेशंस की बात की जाती है, पाकिस्तान अपने इंफॉर्मेशन ऑपरेशंस को मैनेज नहीं कर पाता। उनसे पूछ तो रहे हैं, लेकिन बुखारी साहब, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं, हम उनसे पूछ रहे हैं पूरी दुनिया के सामने, हुकूमती लेवल पे पूछ रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे पूछ रहे हैं, हर लेवल पे पूछ रहे हैं कि आप बताएं कि क्या हुआ है। बरतानिया की अपनी हुकूमत कह रही है कि ईसीबी ने फैसला कर लिया। बरतानिया का हाई कमिश्नर यहां पर वीडियो मैसेज इशू करता है कि हमारे सिक्योरिटी अलर्ट में कोई फर्क नहीं पड़ा। बरतानिया का प्राइम मिनिस्टर कहता है कि इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने खुद से फैसला कर लिया है, उनकी इंटेलिजेंस ने अपनी चेंज ही नहीं की। तो अब हम इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड हमें जवाब नहीं देता, आप कह रहे हैं कि हम उनसे किस तरह? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है आपकी बात सर। मैं बात कर रहा हूं कि अगर वो ये कर रहे हैं कि भाई वो आपको जवाब नहीं दे रहे, लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं है कि हम स्ट्रेट फॉरवर्ड ये जो है कर लें कि हाँ भाई जो है इसमें कोई साजिश है। क्योंकि अगर हम साजिश की बात करते हैं, फिर हमें ये कहना पड़ता है, प्रूव करना पड़ता है कि अच्छा यार उनके क्या इंटरेस्ट है, पाकिस्तान को क्या। चलें जो है भारत का हम कह सकते हैं कि अच्छा वो हमारे खिलाफ डिसइंफो लैब्स यूरोपियन यूनियन में जो था वो चल रहा था 15 साल से। लेकिन व्हाई इज इट कि न्यूजीलैंड और यूके जैसा मुल्क ये काम कर रहा है? उसको क्या मिल रहा है? क्या और कोई काम नहीं रह गया यूके को और मगरबी दुनिया को और न्यूजीलैंड को, सवाए इसके कि पाकिस्तान की इमेज को खराब करे? सो बेसिकली तो वैसे ही था, वो ये समझ रहे हैं कि न्यूजीलैंड जो है उसको तो अपने एक्शन को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। वो अपना एक्शन एक्सप्लेन ही नहीं करते, कर भी नहीं पा रहे, बता भी नहीं पा रहे, ना बरतानिया के पास कोई एक्सप्लेनेशन है। लेकिन हमें जो है अपने एक्शन को एक्सप्लेन करना चाहिए। मुझे समझ नहीं आ रही कि हमने एक्शन क्या किया है जिसको एक्सप्लेन करना है। नहीं डॉक्टर साहब, मैं समझता हूँ कि ये वाला डिसीजन, देखिए माजी के जो एक्शन हैं, 9/11 के बाद पॉलिसीज हैं, वारंट में पॉलिसीज हैं, उसके अंदर गलतियां होंगी, हमारी तरफ से कोई नेग्लिजेंस होगी, अमेरिका की तरफ से कोई होगी, उसमें बात हो सकती है। उससे पहले फर्स्ट अफगान वॉर के अंदर क्यों हमने अपने मुल्क को झोंका, चले उस पर बात हो सकती है। लेकिन इसमें कौन सा रॉन्ग वे है? इसके अंदर तो उनको सर आंखों पे बिठाया है एक बी टीम को, क्योंकि हम जो है हमसे ज्यादा कौन जानता है। मुझे चलो ये बता दें कि क्रिकेट की बहाली के लिए हमसे ज्यादा कौन कोशा है? भाई हमारे मुल्क के अंदर तो खुशियां नहीं है ना। 80,000 लोग जो जाने गंवाई हैं जिन्होंने, वो भी आप बोल देंगे यार हमने ही गंवाई है, खुद ही ज़िबा किए, खुद ही लाशें डाल दी सड़कों पे। ये गलत मेरे ख्याल में परसेप्शन है। गलतियां हमारी हैं, हमारा हाउस इन ऑर्डर नहीं है, अभी सेक्टेरियन फॉल्ट लाइन है, अभी और फॉल्ट लाइन है, दैट्स वेरी ट्रू। और जियो स्ट्रेटेजिकली हम लेस भी हैं और कर्स भी हैं, क्योंकि ईरान, इंडिया और चाइना और अफगानिस्तान के साथ हमारी सरहदें मिलती हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो इतनी बड़ी जंगें यहाँ पे 4 दहाइयों तक तो नहीं चल रही होती। अगर पाकिस्तान की जियो लोकेशन इम्पोर्टेंस नहीं होती, जियो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस नहीं होती। बात ये मोहित साहब कि अब हमें करना क्या चाहिए? अब हमें करना ये चाहिए, अगर आप मकसद हमें पैसे
क्या मुतालबा नहीं करना चाहिए आईसीसी से? हमें सब एक दूसरे के अकाउंटेबल हैं। क्रिकेट की बात हो रही है, ये बात नहीं हो रही कि रेमंड डेविस ने सही किया था और उसको हमने यहाँ से भेज दिया। ये बात नहीं हो रही है कि यहाँ पे जो बाइडेन जो है वहाँ पे खड़े होके कहते हैं कि नहीं समझता कि तालिबान टेक ओवर करेंगे। एक हफ्ता पहले टेक ओवर थे। मैं नहीं समझता कि जो बाइडेन जब ये कह रहे थे कि मैं अगली नस्ल को नहीं झोंकूंगा इस आग के अंदर। आप तो 2021 में दाखिल होना चाहते हैं, पाकिस्तान को 9/11 के लेंस से देखना चाहते हैं, जो मेरे ख्याल में एक फॉल्टी वे है डॉक्टर साहब। अब हमें चाहिए कि आईसीसी से हम कंपनसेशन हम इस तरह मांगे कि हम इंग्लैंड के बोरिस जॉनसन साहब कहते हैं, हम मान लेते हैं कि यार आपके दिल में खोट नहीं है, आपके MI6 ने नहीं बताया, तो आप हमें ऑल्टरनेट बता दीजिएगा। क्रिकेट का वर्ल्ड कप हो रहा है अक्टूबर के बाद, उसके बाद हमें कोई वैल्यू बता दे, हम आ जाएंगे, आप आ जाएं। और इसी तरह न्यूजीलैंड के साथ हमारी कोई कुत्ती तो हुई नहीं है कि हमने कोई क्रॉस का निशान लगा दिया है। भाई आप जो है कोई न्यूट्रल वैल्यू बताएं, लेकिन साथ में आप ये एक्सप्लेनेशन जरूर दें कि आप यहाँ से ऐसे सर उठा के कैसे भागे। अगर आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं है, उर्दू की बेस नहीं है, आपके साथ तर्जुमान नहीं थे, आप एक पुलिस के एक कोई एक भागे चले गए, ना आपने पीसीबी को बताया, ना आप जी को बताया। सही है। अच्छा, मुझे बिल्कुल सही। सो बुनियादी तौर पर यह है कि हमें इस मामले की तह तक पहुंचना है। ये बहुत जरूरी है कि न्यूजीलैंड जो है वो एक इंटरनेशनल रिस्पॉन्सिबल इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है, बिल्कुल मैं आपकी तरफ आ रहा हूं जल साहब, कि एक इंटरनेशनल कम्युनिटी के रिस्पॉन्सिबल मेंबर के तौर पे जेसिंडा आर्डन की हुकूमत जो है वो बिल्कुल इररिस्पॉन्सिबल तरीके से बिहेव कर रही है। ठीक है कि वो एक बरतानिया के क्लब का मेंबर है, लेकिन एक्शंस बड़े इररिस्पॉन्सिबल हैं और इन इररिस्पॉन्सिबल एक्शंस का उनको जवाब हमें देना चाहिए। मैं थोड़ा सा आगे आता हूं। अगर ये नैरेटिव शेपिंग है जन साहब, तो मुझे खतरा यह है कि फिर और इवेंट्स भी होंगे जब एक लड़कियों के खाली स्कूल में, अंडर कंस्ट्रक्शन स्कूल में बम का धमाका कोई करता है और उसकी अजीब सी एक्सप्लेनेशन होती है और एक इंटरनेशनल खबर यह बन जाती है कि तालिबात के स्कूल पे टांक में हमला हो गया, तो मुझे वहां पर नैरेटिव शेपिंग की बू आती है। उसकी कोई एक्सप्लेनेशन समझ नहीं आती। मैंने वहां फोन भी किए हैं चेक करने के लिए। जल साहब, ये फिर हमारी इंटेलिजेंस कम्युनिटी को, फौज को, हमारे मीडिया को, हमारी हुकूमत को ये देखना पड़ेगा कि एक नैरेटिव शेपिंग करने की कोशिश की जा रही है और हमें पहले से तैयार होना है उसका कि नैरेटिव शेपिंग हो रही है। बिल्कुल सही आपने फरमाया। देखिए, जस्ट अ पॉइंट कि अगर फाइव आइज ने ये इंफॉर्मेशन दी थी तो उसमें तो मेन बरतानिया था। अगर न्यूजीलैंड को खतरा था तो बरतानिया को भी खतरा होना चाहिए था। वो भी तो कुछ बताते ना इस सिलसिले में। इशू बड़ा क्लियर है सिस्टम। इट्स नॉट अबाउट क्रिकेट, इट्स पॉलिटिक्स, पाकिस्तान सिक्योरिटी। अब पाकिस्तान की जो हमारी प्रीमियर एजेंसीज हैं उनको तो खैर अपने काम पे लगी हुई है। नैरेटिव शेपिंग उनका काम नहीं है, नैरेटिव फाइटिंग उनका काम नहीं है, वो तो ऑन ग्राउंड लड़े। हमारे जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, आई थिंक इट्स टाइम फॉर द मीडिया एंड गवर्नमेंट एजेंसीज टू गेट टुगेदर। और ये जिस तरह अभी सैगल साहब भी कह रहे थे, आप भी बात कर रहे हैं, मुझे खुद इस चीज का डर है। जस्ट टू प्रूव दिस पॉइंट देयर मे बी समथिंग वेरी सीरियस हैपनिंग इन पाकिस्तान इन नेक्स्ट फ्यू डेज, कि भाई ये वाकई सही था, पाकिस्तान इज अ टेररिस्ट कंट्री, अ टेररिस्ट स्पॉन्सर्ड कंट्री। तो ये सारे के लिए हमारी जो और अवाम को भी हम इस चीज का बावर कराना चाहिए कि ये हालात ये हैं और ये हुकूमत का काम है, ये पाकिस्तान की लीडरशिप का काम है और पोलिटिकल लीडरशिप है ये। इसमें ISPR को लें आप, अपनी इतलात जो हमारी मिनिस्ट्री उसको लें आप, अपने जो परमिशन मिनिस्ट्री उनको लें, आप सबके मिलके बाकायदा एक एज ए कैंपेन आपको चलाना पड़ेगा। जिस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ ये कैंपेन चल रही है और उसको बाकायदा जिस तरह आप जंगी मनसूबाबंदी करते हैं उसके तहत करके आपको ये काम करना पड़ेगा। अदरवाइज वी आर ऑलरेडी बिहाइंड इन दिस गेम और हम बहुत पीछे चले जाएंगे। दैट विल बिकम अनमैनेजेबल पाकिस्तान इन द कमिंग फ्यू डेज, क्योंकि ये यहाँ बात रुकने वाली नहीं है। जो अभी बुखारी साहब बात कर रहे थे ना, वो ठीक है, वहां बैठकर सोचते हैं उसको। पाकिस्तान के खिलाफ ये 25 करोड़ की आबादी का अंदाजन मुल्क है, बहुत बड़ा मुल्क है, तकरीबन 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर पे फैला हुआ 25 करोड़ की आबादी का ये मुल्क है, जिसकी जो एक गरीब मुल्क है, जिसकी रिसोर्सेज भी कम है। यहाँ पर कहीं पर भी किसी स्कूल, कॉलेज, बस पे या रक्शे पे या किसी जगह पे, मस्जिद पे हमला करना को बहुत मुश्किल नहीं है। उसके बाद एक खबर जो है वो किसी भी जगह से निकाली जा सकती है सोशल मीडिया से कि फिरका XYZ ने फिरका AYZ के ऊपर हमला कर दिया, उसके बाद उस पर बहस शुरू हो जाती है। मीडिया में भी ऐसे बहुत से लोग बैठे हैं जो उस बहस को प्रोपेगेट करते हैं। जैसे आपने खुद बताया कि एक साहब ने पुलिस की एडवाइजरी जो थी उसको कितना गलत तरीके से पेश किया। तो करें क्या? कोई आपको इस पे है अंडरस्टैंडिंग? क्या मतलब, मैं तो मान रहा हूं कि यहाँ पे एक नैरेटिव शेपिंग की सिस्टमैटिक और साइंटिफिक एफर्ट की जा रही है, एक नया नैरेटिव शेप करने की।
देखिए, हमारे पास कैपेबिलिटी है, हमारे पास ऐसे ब्रेन्स हैं, बट इशू इज कम कोऑर्डिनेटेड एज ए कैंपेन, एज एन, जिसका मैंने कहा ना, इट हैज टू बी प्लान्ड और एग्जीक्यूटेड। एक मिलिट्री ऑपरेशन की तरह आपको करना पड़ेगा। ओनली देन यू कैन गेट टू सम प्लेस। ठीक है, सोशल मीडिया हमारे लोग लगे हुए हैं, ये वन ऑफ बात नहीं चलेगी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से बात नहीं चलेगी, एक डोजिया देने से बात नहीं चलेगी। परसिस्टेंटली यू हैव टू फाइट। इट्स अ वॉर जो कल खत्म नहीं होगी। वी आर डिफरेंट काइंड ऑफ वॉर नाउ। अफगानिस्तान से फौजें शायद चली गई, अमेरिका भी नहीं गया यहाँ से, बरतानिया भी नहीं गया यहाँ से। सो विद दिस प्रीमाइज अगर आप प्लानिंग करके चलेंगे, ओनली देन यू कैन, आपको ये सब कुछ बताना पड़ेगा दुनिया को, और ये जो इसका आप इशारा कर रहे हैं और हम सब इस खतरे का इजहार कर रहे हैं, ये तभी आप। बहुत शुक्रिया, बड़ा टफ चैलेंज है। वक्त मेरा खत्म हुआ। जनरल गुलाम मुस्तफ़ा का भी, कामरान बुखारी साहब का भी, ओवैस तौहीद साहब का भी। सर वक्त मेरा बिल्कुल खत्म हो गया है। कामरान बुखारी साहब का भी, जनरल गुलाम मुस्तफ़ा, ओवैस तौहीद साहब का, शेख रशीद साहब ने, इंटीरियर मिनिस्टर ने पार्टिसिपेट किया, इकराम सहगल साहब पाकिस्तान के नोटेड ऑथर कॉलमनिस्ट हमारे साथ थे, कामरान बुखारी साहब वाशिंगटन से हमारे साथ थे। सबका बहुत शुक्रिया। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बहस है। हमें देखना पड़ेगा कि हमें मामले की तह तक पहुंचना बहुत जरूरी है कि न्यूजीलैंड बदहवासी में यहाँ से चला गया या ये एक प्लान है नैरेटिव शेपिंग का, कौन इस प्लान को रन कर रहा है। जब तक हम इसके नीचे नहीं पहुंचेंगे, हमें खतरा है कि मजीद दहशतगर्दी के हमले होंगे, वाकई एक नैरेटिव शेप हो जाएगा। आज इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।